ये युद्ध अब पर्दों के पीछे से निकलकर सीधे कुरुक्षेत्र में आ चुका था। अर्जुन की खामोशी अब चीखने लगी थी और उसका हर बार सीधे उनके रसूख पर चोट कर रहा था। अर्जुन अब वो बेबस प्रेमी नहीं था जो वर्षा के आंसुओं में खुद को कमजोर महसूस करता था। उसकी आंखों में अब एक ठंडी स्थिरता थी। उसने जान लिया था कि इन भेड़ियों को मारने के लिए खुद को शिकारी बनाना होगा। उसने पंकज को एक ही आदेश दिया था, इनकी जड़ों को काट दो। अर्जुन ने पीछे 48 घंटे में एक पल की भी नींद नहीं ली थी। उसने राजवीर, राजेश और रमन के साम्राज्य की हर छोटी बड़ी फाइल खंगाल डाली। उसने देखा कि इनका बिजनेस सिर्फ काम से नहीं बल्कि डर, कमीशन और काली कमाई से खड़ा हुआ है। एक एक करके उसने उन छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स को संपर्क किया जिन्हें तीनों धमकाते थे। अर्जुन ने उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिया और उनके घाटे की भरपाई का वादा किया। परिणाम, वर्षों पुराने वफादार सौदे एक झटके में कपूर इंडस्ट्रीज की झोली में गिर गए। बिजनेस की तबाही और तिलमिलाट। जब राजवीर के ऑफिस में यह खबर पहुंची तो वहां का तापमान अचानक बढ़ गया। सर, हमारा सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्टनर पीछे हट गया है। सर, रॉ मटेरियल की सप्लाई रुक गई है। वो कह रहे हैं कि उन्हें बेहतर डील मिल गई है। राजेश ने मेज पर रखा कांच का गिलास दीवार पर दे मारा। बेहतर डील कौन दे रहा है? किसकी इतनी हिम्मत कि हमारे बिजनेस में घुसपैठ करे? राजवीर अपनी कुर्सी पर पत्थर की मूर्ति की तरह बैठा था। उसके दिमाग में लारा का चेहरा और अर्जुन की वो आंखों वाली आग एक साथ घूम रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, ये अर्जुन है, वह हमें सड़क पर लाना चाहता है। तो लाने देंगे क्या? रमन चिल्लाया। 3 दिन बाद वो मेगा कंस्ट्रक्शन टेंडर है, 500 करोड़ का प्रोजेक्ट। अगर वो हमें मिला तो ये सारे छोटे नुकसान मिट्टी के बराबर हो जाएंगे। उन 3 दिनों में सैर ने वो सब देखा जो अक्सर माफिया फिल्मों में होता है। राजवीर की मंडली ने टेंडर कमेटी के हेड को फोन पर धमकी दी। राजेश ने एक अधिकारी की गाड़ी रुकवाकर उसे नोटों से भरा बैग दिखाया। रमन ने दूसरे बिल्डर्स को डराया कि अगर उन्होंने कपूर इंडस्ट्रीज के खिलाफ गोली लगाई तो अंजाम बुरा होगा। वे आश्वस्त थे, उन्हें लगा कि पैसा और डर हमेशा जीतता है। टेंडर का दिन, कॉन्फ्रेंस हॉल के भारी दरवाजे खुले। राजवीर, राजेश और रमन एक विजेता की तरह अंदर आए। उनके चेहरे पर वही पुराना घमंड था, लेकिन जैसे ही वे अपनी सीटों पर बैठे उनकी नजर सामने वाली कतार पर पड़ी। वहां आकृति बैठी थी, उसका पहनावा, उसका सलीका और उसकी आंखों में चमक रही बिजली। वह कपूर इंडस्ट्रीज की नई पहचान थी। अनाउंसमेंट शुरू हुई। हमने सभी फाइलों की बारीकी से जांच की है। जहां एक तरफ अनुभवी खिलाड़ी हैं, वहीं दूसरी तरफ कपूर इंडस्ट्रीज ने न केवल कम कीमत बल्कि सबसे पारदर्शी और आधुनिक तकनीक का प्रस्ताव दिया है। और इसलिए यह 500 करोड़ का टेंडर जाता है कपूर इंडस्ट्रीज को। पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। राजवीर का चेहरा सफेद पड़ गया। राजेश की मुट्ठियां भिज गईं। आकृति मंच पर गई। उसने बेहद नजाकत और गर्मा के साथ फाइल पर हस्ताक्षर किए। चेक हाथ में लेते हुए उसने एक पल के लिए राजवीर की आंखों में देखा। उस नजर में दया नहीं थी, सिर्फ एक गहरा हिसाब था। जैसे ही वो मन से नीचे उतरी, उसने राजवीर के पास रुककर धीमे से कहा, मेरे पिता की मेहनत की कमाई पर तुम्हारी नजर थी ना? अब तुम्हारी सल्तनत के हर ईंट पर मेरा नाम होगा। वह आगे बढ़ गई, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। राजवीर और उसके साथी गुस्से में बाहर निकलने के लिए मुड़े ही थे कि दरवाजे पर एक साया खड़ा था। अर्जुन। आज वह छिपकर नहीं आया था। 3 पीस सूट में उसका कद्दावर व्यक्तित्व पूरे कॉरिडोर पर हावी था। उसके दोनों हाथ जेब में थे और चेहरे पर एक जानलेवा सुकून। राजेश उसकी तरफ झपटा। तुझे क्या लगता है, एक टेंडर छीनकर तू हमें खत्म कर देगा? हम तुझे जिंदा गाड़ देंगे अर्जुन। अर्जुन अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। उसकी आंखें सीधे राजवीर से टकराईं। गाड़ने की बात वो करते हैं जिनके पैरों के नीचे जमीन होती है। अर्जुन की आवाज इतनी ठंडी थी कि सुनने वालों की रीढ़ में कंपन हो जाए। राजवीर, राजेश, रमन, तुम तीनों ने एक बेबस औरत की रूह को कुचला था। तुमने सोचा था कि कानून और पैसा तुम्हें बचा लेंगे, पर तुम भूल गए कि जब एक आम आदमी के पास खोने को कुछ नहीं बचता तो वह यमराज बन जाता है। अर्जुन एक कदम आगे आया। उसका चेहरा उसके बिल्कुल करीब था। अब तक मैं वर्षा के दर्द की वजह से पीछे हट रहा था, लेकिन आज मैं तुम्हें खुली चुनौती देता हूँ। यह तो बस शुरुआत है। तुम्हारी शोहरत, तुम्हारा यह घमंड, तुम्हारी ये तिजोरियां, सब एक एक करके राख कर दूंगा। उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा। आज इस घड़ी,
इस पल से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू होती है। मैं तुम्हें वहां पहुंचाऊंगा जहां मौत भी तुम्हें नसीब नहीं होगी। याद रखना, अर्जुन कपूर शिकार नहीं करता, वह तबाह करता है। इतना कहकर अर्जुन ने एक गहरी नजर उन तीनों पर डाली, जैसे किसी लाश का मुआयना कर रहा हो, और बिना पीछे मुड़े सांस से वहां से निकल गया। राजवीर, राजेश और रमन वहीं खड़े रह गए। उनके चारों तरफ लोग थे, रोशनी थी, शोर था, लेकिन उन्हें महसूस हो रहा था जैसे वे एक बहुत गहरे और अंधेरे कुएं में गिरते जा रहे हैं। मेंटल हॉस्पिटल में जो कुछ हुआ था, उसके बाद राजवीर का मानसिक संतुलन पहले ही डगमगा चुका था, लेकिन बिजनेस की दुनिया उसे संभलने का मौका नहीं दे रही थी। कपूर इंडस्ट्रीज ने एक ऐसा दांव खेला था जिसने राजवीर, राजेश और रमन की नींव हिला दी थी। वह मेगा प्रोजेक्ट जो उनके वजूद की संजीवनी था, अब अर्जुन के हाथों में था। राजेश ने केबिन के शीशे की मेज पर पूरी ताकत से मुक्का मारा। रमन की आंखों में खून उतर आया था। वह अपनी सिगरेट का धुआं गुस्से में छोड़ते हुए बोला, मैंने चीख चीख कर कहा था कि अर्जुन को रास्ते से हटा देते हैं। मौत का खेल पुराना है हमारा। फिर तू क्यों डर गया राजवीर? आज हमारी साख, हमारा पैसा सब मिट रहा है। लोग हमें हंसते हुए देख रहे हैं। तूने कहा था वो एक टूटा हुआ आदमी है, कुछ नहीं कर पाएगा। देख आज उस टूटे हुए आदमी ने हमें सड़क पर खड़ा कर दिया है। राजवीर, जो अब तक खिड़की के बाहर शून्य में ताक रहा था, धीरे से मुड़ा। उसके चेहरे पर एक डरावनी शांति थी, जैसे किसी बड़े तूफान से पहले समुद्र खामोश हो जाता है। चिल्लाने से हाथ से निकला हुआ कॉन्ट्रैक्ट वापस नहीं आता। बैठो और दिमाग का इस्तेमाल करो। गुस्सा कमजोरों का हथियार है। राजेश तंज कसते हुए हंसा। ज्ञान मत बांट राजवीर, तुझे क्या फर्क पड़ेगा? हम दोनों ने जेल की काल कोठरियां देखी हैं, वहां की काली काज भी हमारी रूह पर है। तू तो बस उस अंधेरी दुनिया का हिस्सा बना, पर हम वहीं पले बड़े हैं। पता है जब सब कुछ छिन जाता है तो कैसा लगता है। राजवीर की आंखों में बिजली सी कौंधी। वह बिजली की गति से आगे बढ़ा और राजेश का कॉलर पकड़कर उसे कुर्सी समेत पीछे धकेल दिया। दोबारा ये मत कहना कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। हम तीनों जेल की उसी सलाखों के पीछे मिले थे जहां से हमारी किस्मत जुड़ी थी। मैंने तुम्हें भाई माना है, साथ गिरे, साथ उठे और साथ ही इस गंदे साम्राज्य को खड़ा किया। अगर आज अर्जुन बात कर रहा है तो दर्द मुझे भी उतना ही हो रहा है। उसने अपनी पकड़ ढीली की और धीमी लेकिन बर्फीली आवाज में बोला, अर्जुन ने बिजनेस छीना है, मैं उसकी जिंदगी छीन लूंगा। पर हर बार का एक सही वक्त होता है। उसे थोड़ा और उड़ने दो, ताकि जब वह गिरे तो उसकी हड्डियों का चूरा भी ना मिले। दूसरी तरफ अर्जुन के बंगले में माहौल बिल्कुल अलग था। वहां जीत का जश्न नहीं, बल्कि एक भारी युद्ध की तैयारी चल रही थी। अर्जुन अपने स्टडी रूम में फाइलों और लैपटॉप के बीच घिरा हुआ था। वह हर उस छोटे लिंक को काट रहा था जहां से राजवीर की कंपनी को फंडिंग मिलती थी। किरण उसके पास आकर खड़ा हुआ। काम हो रहा है भाई, उनके सप्लायर सब हमसे जुड़ रहे हैं। बाजार में उनकी साख अब जीरो है। अर्जुन ने सिर उठाया। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, पर नजरें चील जैसी तेज थीं। इतना काफी नहीं है किरण, मुझे उन्हें सिर्फ गरीब नहीं करना, मुझे उन्हें उस मानसिक स्थिति में पहुंचाना है जहां वे खुद अपनी मौत की भीख मांगे। तभी दरवाजे पर वर्षा खड़ी दिखाई दी। उसके हाथ में कॉफी का मग था, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ थीं। अर्जुन ने इशारा किया और किरण बाहर चला गया। वर्षा धीरे से पास आई। अर्जुन, अब बस भी करो। हमें वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, हम जीत गए। अब फिर से उन्हीं के बारे में सोचना, वही नफरत, क्या ये जरूरी है? अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया। वर्षा, ये सिर्फ बिजनेस ही नहीं है, ये उस हर आंसू का हिसाब है जो तुम्हारी और वान्या की आंखों से गिरा है। वर्षा की आवाज कांप गई। मैं डरती हूँ अर्जुन, जब तुम उस अंधेरे की तरफ कदम बढ़ाते हो तो मुझे लगता है कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। वान्या की हंसी अभी वापस लौटी है। हमारा घर अभी संभला है। अगर फिर से वो अतीत लौट आया, अगर उन्होंने फिर से कोई गंदी चाल चली, तो शायद इस बार मैं टूट जाऊंगी। अर्जुन ने उसे गले से लगा लिया। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इस बार शिकारी मैं हूँ, वो नहीं। लेकिन वर्षा के मन का डर कम नहीं हुआ। वह जानती थी कि राजवीर जैसे लोग जख्मी होने के बाद और भी खतरनाक हो जाते हैं। रात के 2 बज रहे थे। मेंटल हॉस्पिटल की पीली लाइटें धुंधली पड़ चुकी थीं। वार्ड के बाहर बैठा गार्ड घूम रहा था। गलियारों में सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक टिक भी गूंज रही थी। पंकज एक साए की तरह वार्ड के अंदर दाखिल हुआ।
उसने नर्स के काउंटर पर रखी चाबियां बहुत सफाई से उठाई। वह सीधे लारा के स्पेशल वार्ड की तरफ बढ़ा। लारा वहां सुध-बुध खोए बैठी थी। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, बस एक खालीपन था। पंकज उसके पास पहुंचा और बहुत धीमे से बोला, लारा, चलने का समय हो गया है। लारा ने सिर उठाया। उसके होंठ हिले, लेकिन आवाज नहीं निकली। वह एक कठपुतली की तरह खड़ी हो गई। पंकज ने उसे एक लंबी चादर से ढक दिया ताकि कोई पहचान न सके। वह हॉस्पिटल के उन रास्तों से वाकिफ था जहाँ सीसीटीवी कैमरे नहीं थे या जहाँ की वायरिंग उसने पहले ही काट दी थी। किसी भी स्टाफ को भनक तक नहीं लगी। नाइट स्टाफ की सुस्ती और गार्ड की लापरवाही का फायदा उठाते हुए पंकज लारा को लेकर पिछली दीवार के छोटे दरवाजे से बाहर निकल गया। बाहर एक काली गाड़ी खड़ी थी। पंकज ने गाड़ी स्टार्ट की और अंधेरे में ओझल हो गया। लारा बगल की सीट पर पत्थर की मूरत बनी बैठी थी। उसे पता भी नहीं था कि वह कहाँ जा रही है, लेकिन पंकज के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। अर्जुन का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड अब उसके पास था। अगली सुबह मेंटल हॉस्पिटल का मंजर किसी डरावनी फिल्म जैसा था। वार्डन जब राउंड पर आया तो लारा का कमरा खाली देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। लारा कहाँ है? वह पागलों की तरह चिल्लाने लगा। पूरे स्टाफ में हड़कंप मच गया। सीसीटीवी फुटेज चेक की गई, लेकिन उस दौरान की रिकॉर्डिंग गायब थी। हॉस्पिटल हेड का गला सूख रहा था। उसे पता था कि राजवीर को यह खबर देने का मतलब है अपनी मौत को दावत देना। जब राजवीर को कॉल किया गया तो उसने फोन पर सिर्फ एक शब्द सुना, लारा गायब है। कुछ ही मिनट के भीतर हॉस्पिटल के गेट पर टायरों के रगड़ने की भयानक आवाज आई। राजवीर अपनी गाड़ी से बाहर निकला। वह सीधे मेन ऑफिस में घुसा और मेज को पलट दिया। मेरी बहन कहाँ है? उसकी आवाज एक घायल शेर की दहाड़ जैसी थी। हॉस्पिटल हेड कांपते हुए बोला, सर, हमें नहीं पता। रात को सब ठीक था, पर सुबह। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, राजवीर ने उसकी कॉलर पकड़ी और उसे दीवार से दे मारा। तुम्हें नहीं पता इस पूरे शहर में किसकी हिम्मत है जो राजवीर की बहन को छू सके? अगर उसे एक खरोच भी आई तो मैं इस अस्पताल को शमशान बना दूंगा। वहां का डॉक्टर ने उसे शांत करने की कोशिश की। राजवीर ने पीछे मुड़कर उसे घूरा। राजवीर ने चारों तरफ देखा। सीसीटीवी खराब है, गार्ड सो रहा था। यह कोई मामूली किडनैपिंग नहीं है, यह बहुत प्रोफेशनल तरीके से किया गया काम है। राजवीर ने पास खड़े एक नर्स को धक्का दिया और लारा के खाली बेड की तरफ भागा। वहां उसे कुछ नहीं मिला, बस एक खालीपन था। उसने पागलों की तरह अपनी अलमारी को पीटना शुरू कर दिया। लारा, राजवीर चिल्लाया। राजवीर को अंदाजा भी नहीं था कि लारा का गायब होना सिर्फ एक किडनैपिंग नहीं थी, बल्कि एक ऐसी योजना का हिस्सा थी जो उसके पूरे साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील ठोकने वाली थी। खेल अब तक उस मोड़ पर आ चुका था जहां पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। राजवीर मेंटल हॉस्पिटल के सीसीटीवी रूम में किसी पत्थर की मूरत की तरह खड़ा था। स्क्रीन पर नीली रोशनी उसकी आंखों में चुभ रही थी, लेकिन वह पलक झपकाए बिना हर एक सेकंड की फुटेज को बार बार देख रहा था। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, गुस्सा, डर और अपराध बोध का एक जहरीला मिश्रण। नहीं, रुको, इसे पीछे लो, वह बीच बीच में चिल्लाता। ऑपरेटर के हाथ कांप रहे थे। तभी पीछे से भारी जूतों की आवाज आई। राजेश और रमन अंदर दाखिल हुए। कमरे का तापमान जैसे गिर गया। राजेश ने जब राजवीर को इस हालत में देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह राजवीर जो हमेशा शांत और सातिर रहता था, आज बिखरा हुआ लग रहा था। राजवीर, ये क्या तमाशा है? तू हमें बिना बताए यहाँ क्यों आया? राजेश की आवाज में शक और नाराजगी थी। रमन ने थोड़ा सख्त लहजे में कहा, हम दोनों बाहर बैठकर बिजनेस की फिक्र कर रहे हैं और तू यहाँ गायब है। आखिर बात क्या है जो तू हमसे छिपा रहा है? राजवीर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी इसी खामोशी ने राजेश का पारा सातवें आसमान पर पहुंचा दिया। राजेश ने झटके से हॉस्पिटल के मेन हेड का कॉलर पकड़ा और उसे दीवार से सटा दिया। बोल, यहाँ क्या हो रहा है? यह राजवीर यहाँ क्या ढूंढ रहा है? मैन हेड की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वह कभी राजवीर को देखता तो कभी राजेश के खूंखार चेहरे को। आखिर उसकी रूंधी हुई आवाज निकली, सर, राजवीर सर की बहन लारा, वो कल रात से लापता है। ये सुनते ही राजेश और रमन जैसे सुन्न हो गए। उनकी पकड़ ढीली पड़ गई। क्या? राजेश की आंखें फटी की फटी रह गईं। तेरी एक बहन भी है और वह मेंटल हॉस्पिटल में थी?
राजवीर, ये बात तूने हमसे आज तक क्यों छुपाई? तुम्हारे सिर्फ भाई था ना वो। राजवीर अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। वह बिजली की गति से घुमा और अपनी दहाड़ से पूरे कमरे को कपा दिया। मैं किसी को सफाई देने की हालत में नहीं हूँ। हाँ, वो मेरी बहन है, मेरी सगी बहन। उसकी दिमागी हालत बहुत नाजुक है। वह बाहर की दुनिया का सामना नहीं कर सकती। अगर उसे कुछ हो गया ना, तो मैं इस शहर को जला दूंगा। उसकी आवाज भारी हो गई और आंखों में पानी तैरने लगा। मुझे उसे हर हाल में ढूंढना है। रमन, जो अब तक सख्त बना हुआ था, धीरे से आगे आया। पहली बार उसकी आवाज में एक सच्ची हमदर्दी थी। शांत हो जा राजवीर, हम तीनों साथ हैं। अगर वो इस हॉस्पिटल से बाहर गई है तो हम पाताल से भी उसे ढूंढ निकालेंगे। तभी कोने में खड़ा एक छोटा कर्मचारी हिम्मत जुटाकर बोला, सर, एक और बात है। हमारा एक नया वार्ड बॉय आशीष, वह भी कल रात से ड्यूटी से गायब है। राजवीर पलट कर उसके पास आया और उसकी गर्दन पकड़ ली। क्या नाम बताया? आशीष। फोटो है उसकी। तुरंत सीसीटीवी की एक रुकी हुई तस्वीर स्क्रीन पर जूम की गई। तस्वीर धुंधली थी लेकिन चेहरा साफ दिख रहा था। वह चेहरा जो राजवीर के लिए अनजान था लेकिन हमारे लिए जाना पहचाना था। वह पंकज था। राजवीर ने तस्वीर को बहुत गौर से देखा। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। 6 महीने से यहाँ काम कर रहा था और किसी को शक नहीं हुआ। उसने तुरंत वो फोटो अपने फोन से अपने गुर्गों को भेज दी। इस चेहरे को ढूंढो, हर स्टेशन, हर बस स्टैंड, हर घर। मुझे ये लड़का जिंदा चाहिए। रात के सन्नाटे में तीनों गेस्ट हाउस के एक बंद कमरे में बैठे थे। बाहर बारिश की आहट थी और अंदर सन्नाटा। मेज पर शराब की बोतल आधी खाली हो चुकी थी। राजवीर एक के बाद एक पैक गटक रहा था, जैसे वह अपने अंदर की आग को बुझाना चाहता हो। अचानक वह ठहाका मारकर हंसा, लेकिन वह हंसी कलेजा चीर देने वाली थी। पता है, वो मेरी इकलौती बहन है, मेरी दुनिया की आखिरी उम्मीद। राजेश और रमन खामोश होकर उसे सुन रहे थे। आज वे बिजनेस पार्टनर नहीं, बल्कि तीन वो अपराधी थे जो एक दूसरे के नंगे सच को देख रहे थे। बचपन में जब माँ बाप गुजरे तो दुनिया ने हमें लात मार दी थी। कोई अनाथालय नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं। उसे पालने के लिए मैंने वो सब किया जो एक इंसान सोच भी नहीं सकता। मैंने चोरियां की, खून किए, बस इसलिए कि लारा को अच्छे स्कूल में भेज सकूं। उसने एक और घूंट भरा और उसकी आंखों से एक आंसू शराब के गिलास में गिर गया। फिर मेरी एक गलती हुई, मैं पकड़ा गया। 1 साल की जेल हुई। उस वक्त लारा सिर्फ 16 साल की थी, अकेली, मासूम, बेबस। कमरे में खामोशी और गहरी हो गई। राजवीर की आवाज अब और धीमी हो गई थी। मैं जेल की दीवारें फाड़ने के चक्कर में कई बार पिटा, काल कोठरी में रहा, लेकिन जिस दिन मैं बाहर निकला और भागकर घर पहुंचा, वहां मेरी लारा नहीं थी। उसके हाथ कांपने लगे। जब वो मुझे मिली वह पागल हो चुकी थी। वह सड़क पर खुद से बातें कर रही थी, मुझे देखकर पहचान तक नहीं पाई। उसके साथ 1 साल में क्या हुआ, किसने उसे उस हाल में पहुंचाया, मैं आज तक नहीं जान पाया। उसने झटके से अपनी आंखें खोली और अब उनमें सिर्फ नफरत थी। आज फिर वो मुझसे छीन ली गई। अगर मुझे पता चला कि ये किसने किया है, तो मैं उसे मौत नहीं दूंगा, मैं उसे जिंदा रखूंगा, ताकि वह हर दिन 100 बार मरे। राजेश ने थोड़ी देर सन्नाटे के बाद पूछा, और वह तेरा भाई अमोघ? राजवीर के हाथ में पकड़ा शराब का गिलास ठहर गया। उसकी नजरों के सामने एक धुंधला सा चेहरा उभर आया। उसने एक लंबी सांस ली और बहुत भारी आवाज में कहा, वह मेरा सगा भाई नहीं था, लेकिन खून के रिश्तों से बढ़कर था। उसने गिलास की बची हुई शराब एक बार में कटक ली और आगे बोला, अमोघ मुझे तब मिला था जब मैं अपनी जिंदगी के सबसे अंधेरे दौर से गुजर रहा था। वह भी मेरी तरह ही अकेला था, दुनिया की ठोकरों से बना हुआ। उसकी रगों में भी वही आग थी जो मेरे अंदर जल रही थी। हम दोनों की सोच, हमारे विचार, हमारे घाव सब एक जैसे थे। राजवीर की आवाज में एक अजीब सी तड़प थी। हम दोनों भाई जैसे नहीं, बल्कि एक दूसरे की परछाई थे। हम दोनों ने मिलकर इस जालिम दुनिया से लड़ने की कस्में खाई थी। अमोघ वह शख्स था जिसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता था और किसी की जान ले भी सकता था। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली, लेकिन किस्मत को हमारा साथ पसंद नहीं आया। अमोक के साथ जो हुआ और लारा के साथ जो हो रहा है, इन सब ने मुझे पत्थर बना दिया है। आज जो तुम मेरे अंदर यह हैवानियत देखते हो, वह उसी दौर की देन है। राजेश और रमन एक दूसरे को देख रहे थे। उन्हें एहसास हो गया था कि राजवीर अब एक घायल जानवर बन चुका है
और एक घायल जानवर जब पलटवार करता है तो वह यह नहीं देखता कि सामने कौन है। उन्हें अभी यह नहीं पता था कि लारा का गायब होना कोई इत्तेफाक नहीं था। ये अर्जुन की उस बिसात का हिस्सा था जहाँ हर मोरा अपनी जगह पर सेट हो चुका था। राजवीर के लिए अब दिन और रात का अंतर मिट चुका था। उसके आलीशान केबिन की खिड़कियों से आने वाली रोशनी उसे चुभ रही थी। सामने रखी फाइलों के अक्षर काले कीड़ों की तरह रेंगते हुए दिखाई दे रहे थे। वह बार बार अपनी आंखें मलता पर धुंधलापन नहीं जाता। उसका दिमाग एक अंतहीन चक्रव्यूह में फंस गया था। हर 5 मिनट में वह अपना फोन चेक करता, कोई कॉल, कोई मैसेज, क्या लारा का कोई सुराग मिला। वह लारा के बारे में सोचता तो उसका सीना फटने लगता। वो कहाँ होगी? क्या उसे ठंड लग रही होगी? क्या उसने कुछ खाया होगा? या फिर वह अपनी सोच को वहीं रोक देता। उसे डर था कि अगर उसने आगे सोचा तो वह पूरी तरह पागल हो जाएगा। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर अर्जुन शिकारी की तरह घात लगाकर बैठा था। बाजार में अफवाहें फैल गई थी कि राजवीर अपना मानसिक संतुलन खो चुका है। जो इन्वेस्टर्स कल तक राजवीर के पैरों में गिरते थे, आज भी अपनी पूंजी समेटकर भाग रहे थे। साम्राज्य की दीवारें चटकने लगी थीं। तभी राजवीर के पास एक गुमनाम कॉल आई। सर, आपकी बहन मिल गई है। सिटी आउटस्कर्ट्स के एक पुराने गोदाम में है। राजवीर ने ना हो देखा ना ताओ अपनी कार उठाई और पागलों की तरह उस लोकेशन की तरफ भागा। दिल में एक उम्मीद थी शायद आज सब ठीक हो जाए। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो वहां लारा नहीं बल्कि एक फटियाल भिखारी औरत बैठी थी। राजवीर के घुटने जमीन पर टिक गए। वह चीखना चाहता था पर गले से आवाज नहीं निकली। यह अर्जुन का एक और मनोवैज्ञानिक बार था। उम्मीद देकर उसे तोड़ना। शहर से दूर एक पुराने जर्जर घर में सन्नाटा पसरा था, लेकिन उस सन्नाटे के भीतर एक तूफान पल रहा था। लारा का ड्रामा पागलपन की हदें पार कर रहा था। नहीं, मुझे मत छुओ, भाई बचाओ मुझे। लारा की चीखें उस घर की दीवारों से टकराकर वापस लौट रही थी। वह हिंसक हो उठी थी। वह अपने बाल नोच रही थी, दीवार पर सिर मार रही थी। पंकज ने उसे चोट पहुंचाने से रोकने के लिए अपनी बाहों में जकड़ लिया। लारा एक जंगली बिल्ली की तरह छटपटाई और अचानक अपनी पूरी ताकत से पंकज के हाथ पर दांत गड़ा दिए। मांस फटने लगा। खून की धार पंकज की कलाई से होकर जमीन पर गिरने लगी। दर्द इतना तेज था कि पंकज की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। लेकिन उसने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। वह जानता था कि अगर उसने छोड़ा तो लारा खुद को मार डालेगी। जैसे ही लारा थकी, उसकी सांसें सामान्य हुई, उसने पंकज का खून से सना हाथ देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए चेतना लौटी। खून? वह बुदबुदाई। पंकज ने दर्द को पीते हुए एक फीकी मुस्कान दी। कुछ नहीं लारा, बस जरा सी खरोच है। तुम ठीक हो ना? लारा ने पहली बार किसी की आंखों में अपने लिए निस्वार्थ फिक्र देखी थी। वह शांत होकर सो गई। फिर उसने अर्जुन को कॉल किया। सब ठीक है? अर्जुन की आवाज में एक अजीब सा ठंडापन था। पंकज ने कहा, हाँ, काम हो रहा है। वह शांत हो रही है, लेकिन दर्द गहरा है। अर्जुन की आवाज ठंडी थी। पंकज गहराई में उतरे बिना शिकार नहीं होता। राजवीर को अब उसकी सबसे बड़ी हार का स्वाद चखाना है। इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस छोड़कर तू एक पागल लड़की के पीछे भाग रहा था? रमन दहाड़ा। 1000 करोड़ की डील थी वो। हमारी इज्जत दांव पर थी। राजवीर की आवाज में एक खोखलापन था। वो मेरी बहन है। पागल मत कह उसे। पागल को पागल नहीं तो क्या खुदा कहेंगे? राजेश ने मेज पर हाथ मारते हुए कहा। बाहर में गई लारा, आज तेरी वजह से हम सड़क पर आ गए हैं। अगर सच कहूं तो वो लड़की हमारे लिए हमेशा से एक मुसीबत ही रही है। बस। राजवीर के सब्र का बांध टूट गया। उसने झपट कर राजेश की कॉलर पकड़ी और उसे दीवार से दे मारा। दोबारा मेरी बहन के बारे में एक शब्द भी बोला तो जवान खींच लूंगा। रमन ने बीच में आकर राजवीर को धक्का दिया। पागल हो गया है तू। उसकी बीमारी तुझे भी ले डूबेगी। राजवीर, याद रख, तू आज जो कुछ भी है हमारी वजह से है। राजवीर पागलपन की हंसी हंसा। तुम्हारी वजह से? यह बिजनेस मेरा है, आइडिया मेरा है, पैसा मेरा था। तुम दोनों तो बस मेरी परछाई थे। राजेश का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। पैसा तेरा था, वो पैसा जो विशाल शर्मा की बर्बादी से मिला था। उसकी मासूम बेटी के साथ जो हमने किया था, क्या तू वो भूल गया? हाथ हमारे भी गंदे हुए थे राजवीर। अगर हम नहीं होते तो तू आज भी किसी जेल की कोठरी में सड़ रहा होता। राजवीर ने ठंडेपन से कहा, तो निकल जाओ अभी इसी वक्त। ये घर मेरा है, ये कंपनी मेरी है।
मुझे तुम जैसे गद्दारों की जरूरत नहीं है। रमन और राजेश सन्न रह गए। सालों की खूनी दोस्ती आज चंद अल्फाजों में खत्म हो गई। वे तीनों जो कभी एक दूसरे के लिए जान दे सकते थे, आज एक दूसरे की जान के दुश्मन बन चुके थे। राजेश ने अपनी आंखें सिकोड़ी और बोला, याद रखना राजवीर, आज तू हमें बाहर निकाल रहा है, कल ये दुनिया तुझे बाहर निकालेगी। जिस दिन हमने अपना मुंह खोला, उस दिन ना तुझे ये घर मिलेगा और ना ही कब्र की जमीन। रमन ने जाते जाते मुड़कर देखा। तेरी उल्टी गिनती तो अर्जुन ने शुरू की थी, पर उसे खत्म हम करेंगे। दरवाजा जोर से पटकने की आवाज आई और वो दोनों चले गए। कमरा अचानक बहुत बड़ा और डरावना लगने लगा। राजवीर फर्श पर बैठ गया। उसके चारों ओर टूटे हुए कांच और बिखरी हुई फाइलें थीं। उसे एहसास हुआ कि उसने सबको खो दिया है। दूर अपनी बालकनी में खड़ा अर्जुन शहर की रोशनी देख रहा था। उसे फोन पर खबर मिल चुकी थी कि राजवीर का त्रिकोण टूट चुका है। अर्जुन के होंठों पर एक शैतानी मुस्कान उभरी। जब नीवी पाप की हो तो घर गिरने में वक्त नहीं लगता। अब असली मजा आएगा। शहर के एक दूसरे कोने में एक पुराने और धूल भरे फ्लैट का दरवाजा जोर से खुला। रमन और राजेश अंदर दाखिल हुए। यहाँ ना वो आलीशान सोफे थे, ना वो नौकर चाकर, सिर्फ सन्नाटा था और उनकी हार की करवाहट। रमन ने अपनी जैकेट उतारकर जमीन पर फेंकी और गुस्से में दीवार पर एक जोरदार मुक्का मारा। देखा राजेश, देखा तुमने उस राजवीर का असली चेहरा। एक पागल लड़की के लिए उसने हमें कचरे की तरह बाहर फेंक दिया। उसकी आवाज गूंज रही थी, लेकिन उस गुस्से के नीचे एक गहरे घाव का दर्द भी था। राजेश ने खिड़की के पास जाकर बाहर के अंधेरे को देखा और एक ठंडी खोखली हंसी हंसा। दोस्ती, वफादारी, ये सब किताबी बातें हैं रमन। तुम भूल रहे हो कि जब बात अपनी खून की आती है तो इंसान अंधा हो जाता है। और राजवीर, वो तो अपनी उस बहन के मुंह में पागल हो चुका है। उसने मुड़कर रमन की आंखों में देखा। इतिहास गवाह है रमन, बड़े बड़े साम्राज्य और सालों की तपस्या सिर्फ औरतों की वजह से मिट्टी में मिल गई। औरत चाहे माँ हो, प्रेमिका हो या बहन, वह एक मर्द को भगवान भी बना सकती है और सबसे नीचे शैतान भी। हम तीन दोस्त क्या चीज हैं। हमारी दोस्ती की बलि तो उसी दिन चढ़ गई थी जिस दिन उस लारा की दिमागी हालत बिगड़ी थी। रमन ने मेज पर पड़ी पानी की बोतल उठाई और एक ही बार में खाली कर दी। सच कह रहे हो, जहाँ विनाश होता है वहां कोई ना कोई स्त्री का साया जरूर होता है। लेकिन राजवीर को यह बोलने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए था कि हमने उसके लिए क्या क्या नहीं किया। पुलिस की लाठियां हमने खाई, दुश्मन की गोलियां हमने झेली, और आज आज हम उसके लिए गद्दार हो गए। राजेश के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान उभरी। गुस्सा मुझे भी कम नहीं आ रहा रमन। मेरा बस चले तो मैं उसे उसी आग में झोंक दूं जिसमें उसने हमारी बरसों की मेहनत जला दी है। जिस राजवीर को हमने अपने कंधों पर बिठाया, आज वही हमें अपनी औकात दिखा रहा है। सेम फीलिंग यार, मुझे भी उसे जिंदा जलाने का मन कर रहा है। हवा में नफरत इतनी घनी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उन दोनों ने तय कर लिया था कि अब वापसी का रास्ता बंद हो चुका है। अब जो होगा वह सिर्फ जंग होगी। उधर अपने आलीशान गेस्ट हाउस में राजवीर एक अंधेरे कमरे में अकेला बैठा था। चारों तरफ शराब की बोतलें बिखरी थीं और हवा में सिगरेट का धुआं तैर रहा था। हाथ में पकड़े शराब के गिलास में उसकी खुद की कांपती हुई परछाई दिख रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे जो शराब में मिलकर ओझल हो रहे थे। कैसे कैसे बोल सकते हैं वो मेरी बहन के बारे में ऐसा। लारा मेरी जान है, क्या उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि उसे पागल सुनकर मेरे दिल पर क्या गुजरती है। वह बड़बड़ा रहा था। उसने एक गहरा घूंट भरा और खुद को तसल्ली देने लगा। सालों की दोस्ती थी, भाई जैसा रिश्ता था। वे जरूर वापस आएंगे। मेरे बिना भी सड़क के कुत्ते हैं। राजेश और रमन को मेरी जरूरत पड़ेगी। वे माफी मांगते हुए वापस आएंगे। उन्हें आना ही होगा। लेकिन राजवीर यह भूल गया था कि टूटे हुए कांच और टूटे हुए भरोसे कभी वापस नहीं जुड़ते। वह जिस वापसी का इंतजार कर रहा था वह सुलह की नहीं बल्कि उसके विनाश की दस्तक थी। दूर कहीं अर्जुन अपनी बालकनी में खड़ा ये सब महसूस कर रहा था। उसे पता था कि जब शेर आपस में लड़ते हैं तो लोमड़ी का काम आसान हो जाता है। रात का सन्नाटा गहरा चुका था। राजवीर के आलीशान कमरे में सिगरेट के धुएं के गुबार तैर रहे थे। मेज पर रखी बोतल लगभग खाली थी और राजवीर नशे के भारीपन में सोफे पर पीछे की ओर लुढ़का हुआ था। उसकी आंखों में अधखुली नींद थी और मन में पुरानी बातों का जहर।
अचानक कमरे की बालकनी का भारी कांच का दरवाजा धीरे से सरकने की आवाज आई। राजवीर ने भारी पलकें उठाई, लेकिन नशे की वजह से उसे सब धुंधला दिख रहा था। तभी अंधेरे में से दो परछाइयां उभर कर आई। उन्होंने चेहरे पर काले मास्क लगा रखे थे। राजवीर को समझ पाता इससे पहले ही उनमें से एक ने तकिया उठाया और राजवीर के मुंह पर दबा दिया, जबकि दूसरे ने उसकी गर्दन पकड़ ली। सांस रुकने लगी। मौत को करीब देखकर राजवीर का नशा झटके में उतर गया। उसने अपनी पूरी ताकत समेटी और जोर से एक हमलावर के पेट में लात मारी। तकिया हाथ से छूट गया। राजवीर खांसते हुए नीचे गिरा और चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन दूसरे नकाबपोश ने पास रखी कांच की बोतल उठाकर उसके सिर पर दे मारी। राजवीर फुर्ती से एक तरफ झुका और बोतल जमीन पर चकनाचूर हो गई। उसे संभलते देख नकाबपोशों ने एक दूसरे की तरफ इशारा किया। उन्हें पता था कि शोर मचने पर गार्ड्स आ जाएंगे। वे बिना एक पल गंवाए बालकनी के रास्ते अंधेरे में गायब हो गए। राजवीर फर्श पर पड़ा तेज सांसें ले रहा था। उसका सिर फटा जा रहा था, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, राजेश रमन। उसने दांत भींचकर कहा, अभी कुछ घंटे पहले यहाँ से गए और अभी मुझे मारने के लिए कोशिश। इतनी नफरत। राजवीर का शक यकीन में बदल चुका था। उसे लगा कि उनके दोस्तों ने, जो उसके साम्राज्य के राज जानते हैं, अब उसे रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया है। शहर के सुनसान किनारे पर एक काली गाड़ी रुकी। वे दोनों नकाबपोश बाहर निकले और अपना मास्क हटाया। उनके चेहरे पर ना कोई डर था, ना कोई पछतावा। उनमें से एक ने फोन निकाला और नंबर डायल किया। हेलो सर, काम हो गया। जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही। दूसरी तरफ अर्जुन अपनी बालकनी में खड़ा शहर की रोशनी देख रहा था। उसके होंठों पर एक ठंडी और घातक मुस्कान उभरी। उसे चोट लगी? अर्जुन ने शांत स्वर में पूछा। ज्यादा नहीं सर, पर वो बुरी तरह डर गया है। उसे पूरा यकीन है कि उसके ही दोस्तों का काम है। अर्जुन ने वाइन का एक घूंट लिया और धीमी आवाज में कहा, बहुत अच्छे। याद रखना, हमें उसे अभी मारना नहीं है, सिर्फ मारने की कोशिश करनी थी। यह हमला उसे खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि उसके दिल में शक का वो बीज बोने के लिए था, जो उसे अंदर से खा जाएगा। उसने कॉल काट दी। अर्जुन जानता था कि राजवीर अब पागल हो जाएगा। वह अब हर साय पर शक करेगा। उसे लगेगा कि राजेश और रमन उसे खत्म करना चाहते हैं, और उधर राजेश रमन को लगेगा कि राजवीर उन पर हमला करवा सकता है। दोस्ती की वो मजबूत दीवार अब जमी दोज हो चुकी थी। अब वे तीनों एक दूसरे को मार डालने के लिए तैयार थे, और अर्जुन को बस दूर बैठकर इस जलती हुई आग का आनंद लेना था। रात अब और भी काली लग रही थी, क्योंकि अब दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि उनकी अपनी परछाई में छिपे थे। पूरे शहर में बिजनेस गलियारों से लेकर अपराध की गलियों तक बस एक ही खबर आग की तरह फैली हुई थी। आरआरआर अब एक नहीं रहे। राजवीर, रमन और राजेश की वो तिकड़ी जो कभी अभेद दीवार मानी जाती थी, अब बिखर चुकी थी। राजवीर के लिए पिछले कुछ दिन किसी नर्क से कम नहीं थे। एक तरफ बिजनेस मिट्टी में मिल रहा था, दूसरी तरफ अपने ही दोस्तों द्वारा, जैसा कि उसे लगता था, जानलेवा हमले ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। वह अब अपने ही साय से डरने लगा था। उसे हर आहट में राजेश और रमन की साजिश सुनाई देती थी। बिस्तर पर पड़े पड़े वह बस छत को ताकता रहता। आंखें पथरा गई थी। न धंधे की फिक्र थी, न दौलत की। बस एक ही चीज थी, लारा, लारा की वापसी। उम्मीद या जाल। तभी सन्नाटे को चीरते हुए उसके फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ उसकी एक खबरी की आवाज थी, सर, लारा मिल गई है। राजवीर के हाथ कांपे, पर इस बार वह पिछली बार की तरह चिल्लाकर खुशी से पागल नहीं हुआ। पिछला जख्म अभी ताजा था। उसने ठंडी और भारी आवाज में कहा, उसे यहाँ मत लाओ, शहर के बाहर वाले पुराने फार्म हाउस पर ले जाओ। मैं खुद आकर देखूंगा। जब राजवीर फार्म हाउस पहुंचा तो दूर से ही उसे एक साया दिखाई दिया। सफेद कपड़ों में लिपटी सहमी सी बैठी वह लड़की लारा थी। राजवीर की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह दौड़कर गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। लारा, मेरी बच्ची, तू ठीक है? तुझे अंदाजा भी है मैं किस दौर से गुजरा हूँ? तू मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? लारा खामोश थी। वह राजवीर को पहचान तो रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही शून्य था। वह डरी हुई थी, पर उसने राजवीर का हाथ कसकर पकड़ लिया। तभी राजवीर की नजर पीछे खड़े उस शख्स पर पड़ी। आशीष, पंकज, वही वार्ड बॉय जिसे राजवीर ने सीसीटीवी फुटेज में देखा था। राजवीर की आंखों में खुशी का रंग
तुरंत खून जैसे लाल गुस्से में बदल गया। वह झपटकर पंकज के पास पहुंचा और उसकी कॉलर पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई? राजवीर की आवाज में मौत की गूंज थी। मेरी बहन को उस अस्पताल से ले जाने वाला तू ही था ना? क्यों किया तूने ऐसा? किसके इशारे पर नाच रहा है तू? पंकज के चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी, ना डर ना घबराहट। उसने बहुत ही शांत नजरों से राजवीर को देखा। उसका चेहरा ऐसा था जैसे वह कोई बहुत बड़ा त्याग करके आया हो। पंकज ने धीमी आवाज में कहा, मुझे किसी ने नहीं भेजा था सर। मैंने जो किया वह लारा जी को बचाने के लिए किया। राजवीर ने उसकी पकड़ और मजबूत की। बचाने के लिए? मेरे पास से ले जाकर तू उसे बचा रहा था? पंकज ने अपनी गर्दन थोड़ी सीधी की और राजवीर की आंखों में आंखें डालकर बोला, उस रात अस्पताल में आपकी बहन पर फिर से हमला होने वाला था। मुझे पता चला कि कुछ लोग उसे वहां से अगवा करने वाले हैं। मुझे लगा कि अगर मैं उन्हें चुपचाप कहीं दूर ले जाऊंगा तो वो सुरक्षित रहेंगी। पंकज ने एक गहरी सांस ली और झूठ को सच की चादर में लपेटते हुए कहा, मैं तो बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था कि कब आपको खबर दूं। यकीन ना हो तो मार दीजिए मुझे, पर लारा जी से पूछिए क्या मैंने उन्हें एक खरोच भी आने दी? राजवीर ने पंकज का कॉलर छोड़ दिया, पर उसका शक अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। उसे नहीं पता था कि यह पंकज नहीं बल्कि अर्जुन का साया है, जो अब उसके घर के अंदर घुस चुका है। राजवीर ने पूछा, तो किसने किया ये सब? पंकज ने कहा, आपके दोस्त रमन और राजेश। पंकज की बात सुनकर राजवीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पंकज की गर्दन और भी जोर से जकड़ ली। उसकी आंखें उबलते हुए लावे जैसी लाल हो गई थीं। क्या बकवास कर रहा है तू? होश में तो है? माना कि हमारे बीच झगड़ा है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तू जो भी झूठ बोलेगा मैं मान लूंगा। राजवीर की आवाज कांप रही थी, शायद डर से कि कहीं यह सच ना हो। तभी लारा रोती हुई दौड़कर आई और अपने कमजोर हाथों से राजवीर के सीने पर मारने लगी। छोड़ो इसे, छोड़ो, ये अच्छे हैं, इन्होंने मुझे बचाया। उसकी सिसकियां और चीखें राजवीर के कलेजे को चीर रही थी। राजवीर ने झटके से पंकज को छोड़ा। पंकज ने अपनी गर्दन सहलाई और सीधे राजवीर की आंखों में घूर कर देखा। अब उसकी आवाज में डर नहीं बल्कि एक ठंडी सच्चाई थी। राजवीर सर, आप अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं। आप जानते हैं ना कि आपका दोस्त रमन कैसा है? शराब और शबाब के नशे में उसका दिमाग कैसे काम करता है? क्या आप नहीं जानते? माना कि उस वक्त आप सब एक दूसरे के लिए अनजान थे, लेकिन आपकी बहन की इस बर्बादी के पीछे वही दोनों हैं। राजवीर पत्थर बन चुका था। पंकज एक कदम आगे बढ़ा और बोला, शायद आप मुझे नहीं पहचानते, पर मैं आपकी बहन को सालों से जानता हूँ। जब आप 1 साल के लिए जेल गए थे, तब स्कूल में मेरी और लारा की दोस्ती हुई थी। उम्र कम थी, हमें नहीं पता था कि वह प्यार है या कुछ और, पर हम हर वक्त साथ रहते थे। पंकज की आंखों में आंसू आ गए, जो अर्जुन की ट्रेनिंग का हिस्सा थे। एक दिन लारा मुझे रोती हुई मिली। उसने कहा कि 2 लड़के उसे रोज स्कूल आते जाते छेड़ते हैं। मैंने उन्हें देखा था, वो राजेश और रमन थे। वे हमसे उम्र में बहुत बड़े थे। मैं उनसे अकेले नहीं लड़ सकता था। मैंने लारा से कहा कि तुम रास्ता बदल लो, किसी और गली से स्कूल आया करो। लारा मान गई, पर अगले ही दिन वह स्कूल नहीं आई। मैं उसे ढूंढते हुए उसी पुराने गोदाम के पास पहुंचा जहां से वह गुजरती थी। मैंने देखा कि रमन और राजेश ने उसे घेर रखा था। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, पैरों में गिड़गिड़ाया, पर उन्होंने मुझे जानवरों की तरह मारा। मुझे जख्मी हालत में बाहर फेंक दिया और गोदाम का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। पंकज ने अपना सिर झुका लिया, जैसे वह दृश्य आज भी उसकी आंखों के सामने हो। मुझे सिर्फ लारा की चीखें सुनाई दे रही थी सर। मैं दरवाजा पीटता रहा, पर मैं कमजोर था। कुछ मिनटों बाद वे दोनों बाहर निकले और हंसते हुए वहां से चले गए। जब मैं अंदर गया, लारा बेसुध पड़ी थी। वह मर चुकी थी, जिस्म से नहीं, रूह से। तभी वहां किसी के आने की आहट हुई। मुझे लगा लोग समझेंगे कि यह सब मैंने किया है, तो मैं डरकर भाग गया। सालों बाद जब मैंने उसे मेंटल हॉस्पिटल में देखा तो मेरी रूह कांप गई। वह मुझे पहचान नहीं पाई, पर मैं उसे भूल नहीं पाया था। मैं आपको सब सच बताना चाहता था, पर मैंने देखा कि आपके साथ वही 2 दरिंदे खड़े हैं जिन्होंने लारा की यह हालत की थी। मैं कैसे बताता आपको? सन्नाटा। फार्म हाउस के उस कमरे में सिर्फ राजवीर की भारी सांसों की आवाज आ रही थी। उसके दिमाग में पुरानी यादें बिजली की तरह कौंध रही थी। उसे याद आया कि जब वह जेल से छूटा था
तो रमन और राजेश ने ही उसे सहारा दिया था। उन्होंने ही कहा था कि वे लारा को ढूंढने में उसकी मदद करेंगे। मेरी बहन मेरी लारा के साथ उन दोनों ने राजवीर के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। जिस दोस्ती के लिए उसने पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल ली, जिस भाईचारे के नाम पर उसने खून बहाए, उसी ने उसकी सबसे कीमती चीज को रौंद डाला था। अचानक राजवीर की आंखों में एक ऐसी आग जली जो अब सब कुछ भस्म करने वाली थी। उसने अपनी कार से पिस्तौल निकाली और उसे हाथ में कस लिया। रमन, राजेश, तुमने मेरी बहन की जिंदगी नहीं उजाड़ी, तुमने अपनी मौत का सामान तैयार किया है। उधर शहर के एक आलीशान दफ्तर में अर्जुन बैठा था। उसके सामने रखे शतरंज के बोर्ड पर राजवीर का मोहरा अब पूरी तरह अकेला हो चुका था। अर्जुन ने हल्के से मुस्कुराते हुए एक प्यादा हिलाया। खेल अब आखिरी पड़ाव पर है। जब भाई जागता है तो दरिंदों की नींद हमेशा के लिए टूट जाती है, पर जब भाई को पता चलता है कि दरिंदे उसके अपने ही थे, तो फिर कयामत आती है। शहर के बाहरी इलाका में स्थित पुरानी गोदाम आज एक कसाई खाने जैसी लग रही थी। चारों ओर धूल, मकड़ी के जाले और जंग लगे लोहे के सरिये पड़े थे। सन्नाटे को अगर कोई चीज चीर रही थी तो बहती हथौड़े के लोहे पर पड़ने वाली भारी चोट। टन टन टन। राजवीर पसीने से लथपथ था। उसकी शर्ट के बटन खुले हुए थे और उसकी आंखों में बदरिंदगी थी जो उसने शायद ही पहले कभी दिखाई हो। वह अपनी पूरी ताकत से एक लोहे की मेज पर हथौड़ा मार रहा था, हर चोट के साथ जैसे वह अपने गुस्से को और पैना कर रहा था। तभी गोदाम के बाहरी दरवाजे जोर से खुले। राजवीर के गुर्गे राजेश और रमन को घसीटते हुए अंदर लाए। दोनों के हाथ पीछे बंधे थे और उनके चेहरों पर चोट के निशान थे। छोड़ो हमें, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाथ लगाने की? जानते हो हम कौन है? राजेश चिल्लाया। राजवीर, ये क्या पागलपन है? हमें यहाँ क्यों लाया है? रमन ने भी अपनी पूरी आवाज लगाई। जैसे ही हथौड़े की आवाज रुकी, राजवीर धीरे से मुड़ा। उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। स्वागत है दोस्तों इस नरक में, जिसे तुमने सालों पहले बनाया था, राजेश ने हाँफते हुए कहा। राजवीर, ये सब क्या है? तू क्या हमें मारने की सोच रहा है? अगर तुझे उस हमले का बदला लेना है जो तेरे कमरे में हुआ था तो सुन, हमने वो आदमी नहीं भेजे थे। हम अपनी लड़ाई आमने सामने लड़ते हैं। रमन ने भी साथ दिया। हाँ राजवीर, हम अलग हो चुके हैं, पर इतने गिर नहीं गए कि अपने ही भाई पर पीछे से वार करें। राजवीर एक कदम आगे बढ़ा और अपना हथौड़ा रमन की गर्दन के पास ले जाकर रोक दिया। हमला? जान की फिक्र? रमन, अगर तुमने मुझे मारा होता तो शायद मैं तुम्हें माफ भी कर देता। हम तीनों का रास्ता ही मौत का है। लेकिन मेरी बहन। राजवीर की आवाज अचानक धीमी और सख्त हो गई। मेरी 15 साल की मासूम बहन, उसने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? राजेश और रमन एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। क्या बकवास कर रहा है? तेरी बहन? हमें तो पता भी नहीं था कि तेरी कोई बहन है, तो हम उसके साथ क्या करेंगे? राजेश ने झेपते हुए कहा। यही तो तुम्हारी खूबी है, राजवीर दहाड़ा। तुमने इतने पाप किए हैं कि तुम्हें याद भी नहीं कि तुमने कब किसका घर उजाड़ा। लेकिन मुझे याद दिलाया गया है, एक एक पल का हिसाब। राजवीर ने पीछे मुड़कर इशारा किया। अंधेरे से पंकज बाहर आया और उसके साथ थी लारा। जैसे ही लारा ने उस रोशनी में राजेश और रमन के चेहरे देखे, पूरे गोदाम में एक ऐसी चीख गूंजी जिसने वहां खड़े हर शख्स की रूह कपा दी। नहीं नहीं, छोड़ो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। लारा पागलों की तरह कांपने लगी। वह जमीन पर बैठ गई और अपने सिर को दोनों हाथों से ढक लिया। उसे दौड़ा पड़ने लगा था। उसकी आंखों में वही खौफ लौट आया था जो सालों पहले उस गोदाम में पैदा हुआ था। पंकज ने उसे संभाला और राजवीर की तरफ देखा। देख लीजिए सर, ये चेहरे आज भी इसे उस काली रात की याद दिलाते हैं। राजवीर का खून खौल उठा। उसने राजेश के मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ा। अब भी कहोगे कि तुम इसे नहीं जानते? इस देखो इसे, इसकी हालत देखो। ये तुम दोनों की हवस का नतीजा है। राजेश का मुंह खून से भर गया, पर उसने चिल्लाकर कहा, यह झूठ है। यह लड़का तुझे भड़का रहा है। हमें नहीं पता ये लड़की कौन है। रमन भी चीखा। राजवीर, होश में आ। ये कोई चाल है। हम सालों से साथ हैं। क्या तुझे हम पर यकीन नहीं है? राजवीर ने रमन के पेट में हथौड़े का पिछला हिस्सा जोर से मारा। रमन दर्द से दौरा हो गया। यकीन? यकीन तो उस हर इंसान को था जिसे हमने मिलकर तबाह किया, पर तुमने मेरे ही खून के साथ। राजवीर ने लारा की तरफ देखा जो अभी भी चीख रही थी। उसकी सिसकियां राजवीर के कानों में गर्म शीशे की तरह उतर रही थीं।
आज यहाँ कोई बिजनेस की बात नहीं होगी, आज यहाँ सिर्फ हिसाब होगा उस हर आंसू का जो मेरी बहन ने बहाया है। राजवीर ने हथौड़ा हाथ में कस लिया और राजेश की ओर बढ़ने लगा। रमन और राजेश अब समझ चुके थे कि मौत उनके सामने खड़ी है और जिस भाईचारे के घमंड में वे अब तक बसते आए थे, आज भाई उनके गले का फंदा बन गया था। राजवीर ने हथौड़ा नीचे फेंक दिया। उसकी आवाज अब चिल्लाने वाली नहीं थी, बल्कि उसमें एक ऐसी स्थिरता थी जो मौत से भी ज्यादा डरावनी होती है। उसने अपनी कमर से अपनी काली पिस्तौल निकाली और धीरे से उसकी सेफ्टी हटाई। खट, उसे एक आवाज ने गोदाम के सन्नाटे में मौत की दस्तक दे दी। राजेश और रमन जमीन पर पड़े हाँफ रहे थे। उनके चेहरे खून और पसीने से सने थे। राजवीर, खुदा के लिए रुक जा, हम तेरे भाई हैं, हमने कुछ नहीं किया। राजेश गिड़गिड़ाया। रमन ने भी कांपती आवाज में कहा, यह लड़का झूठ बोल रहा है राजवीर, तू अपने ही हाथों अपना घर जला रहा है। मत कर ऐसा। राजवीर ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह मुड़ा और लारा के पास गया। लारा अभी भी पंकज के पास सिमटी हुई थी। उसकी आंखें दहशत से फटी हुई थीं। राजवीर ने कोमलता से उसका चेहरा ऊपर उठाया। लारा, मेरी तरफ देखो, इन चेहरों को देखो, आज ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उसने जबरदस्ती लारा के कांपते हुए हाथों में अपनी भारी पिस्तौल थमा दी। लारा ने जैसे ही बंदूक का ठंडा लोहा छुआ, वह और भी बुरी तरह कांपने लगी। नहीं भैया नहीं। राजवीर ने पीछे से लारा को अपनी बाहों में लिया और उसके कांपते हुए हाथों पर अपना मजबूत हाथ रखा। उसने लारा का निशाना सीधे रमन और राजेश की ओर कर दिया। लारा, डरो मत, आज तुम्हें उस डर को मारना होगा जिसने तुम्हें सालों से कैद कर रखा है। आज ये दरिंदे फिर से किसी और की जिंदगी नहीं उजाड़ेंगे। मारो इन्हें। राजवीर, नहीं। राजेश और रमन एक साथ चीखे। हमने कुछ नहीं किया, मत मार हमें। राजवीर के चेहरे पर एक भीभत्स मुस्कान थी। उसने लारा के कान में फुसफुसाया, दबाओ ट्रिगर, लारा, अपने भाई के लिए, तो अपनी उस आजादी के लिए जो इन्होंने तुमसे छीनी थी। लारा की आंखों में एक पल के लिए वही पुराना मंजर घूमा, चीखें, बंद दरवाजा और दो खौफनाक चेहरे। नफरत ने डर की जगह ले ली। राजवीर ने दबाव डाला और गोदाम की छत को फाड़ती हुई पहली आवाज गूंजी। दाएं। पहली गोली सीधे राजेश के कंधे पर लगी। वह चीख कर जमीन पर गिर पड़ा। राजवीर, रोक ले इसे। राजवीर ने लारा का हाथ हटने नहीं दिया। एक और। लारा, दाएं दाएं। अगली दो गोलियां रमन के पैरों में लगी। रमन दर्द से तड़प उठा। हमने हमने कुछ नहीं किया राजवीर, तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। लारा पागलों की तरह हंसने और रोने लगी थी। राजवीर ने उसका हाथ थामे रखा और आखिरी गोलियों के लिए निशाना उसके सीने पर साधा। भैया, इन्होंने मुझे बहुत रुलाया था ना। लारा की आवाज में एक अजीब सा पागलपन था। हाँ लारा, और आज इनका रोने का वक्त भी खत्म हो गया। दाएं दाएं दाएं। पूरा गोदाम बारूद की महक और राजेश रमन की अंतिम चीखों से भर गया। कुछ सेकंड बाद वहां सिर्फ सन्नाटा था। राजेश और रमन की लाशें बेजान पड़ी थीं। उनके चेहरे पर अंत समय में भी वही अविश्वास था कि उनके अपने दोस्त ने ही उनका अंत कर दिया। राजवीर ने पिस्तौल लारा के हाथ से ले ली और उसे सीने से लगा लिया। लारा अब शांत हो चुकी थी, जैसे उसके अंदर का कोई बोझ उतर गया हो। राजवीर ने अभी लारा को गले लगाया ही था कि गोदाम के भारी दरवाजे एक बार फिर खोले। इस बार कोई गुंडा नहीं, बल्कि अर्जुन अंदर दाखिल हुआ। उसके साथ बरसा भी थी। बरसा की आंखों में डर और नफरत का मिला जुला भाव था। राजवीर उन्हें देखकर चौंक गया, पर फिर एक जहरीली मुस्कान के साथ हंसा। आओ अर्जुन, अपनी जीत का जश्न देखने आए हो? देख लो, मैं हार गया। मेरा बिजनेस, मेरे दोस्त, सब खत्म। लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि मेरी बहन के गुनाहगारों को उनके कर्मों की सजा मिल गई। उसने पास पड़ी राजेश और रमन की लाशों की तरफ इशारा किया। तभी उसकी बाहों में सिमटी लारा धीरे से पीछे हटी। उसकी आंखों में अब वो पुराना पागलपन या डर नहीं था। उसकी आवाज में एक ऐसी धार थी जिसने राजवीर के रेंगटे खड़े कर दिए। सजा तो मिल गई भैया, पर तुम्हारी सजा का क्या? राजवीर सन्न रह गया। वह हकलाते हुए बोला, लारा, तू तू बात कर रही है? तू ठीक हो गई है? देख अर्जुन, मेरी बहन ठीक हो गई है। देख अर्जुन, मेरी बहन ठीक हो गई है। वह खुशी के मारे लारा का चेहरा पकड़ने लगा, पर लारा ने झटके से उसका हाथ झटक दिया। हाँ भैया, मैं ठीक हूँ, और मैं पागल नहीं हूँ जो तुम्हारी हर बात मान लूँ। लारा की आवाज ठंडी और सख्त थी। तुम्हें लगा कि राजेश और रमन मेरे गुनाहगार थे
और तुमने उन्हें मार दिया। लेकिन इस सब के पीछे असली गुनहगार तो तुम हो। तुमने कितनी जिंदगियां बर्बाद की हैं, कितने घर उजाड़े हैं। क्या तुम्हें अपनी सजा का अंदाजा है? राजवीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। लारा, ये तू क्या कह रही है? तू इस अर्जुन की बात में आ गई। ये सब झूठ है। झूठ ये नहीं, झूठ वो था जो तुमने आज तक खुद से बोला। लारा ने चिल्लाकर कहा। फिर उसने रमन और राजेश की लाशों की तरफ इशारा किया। भैया, मेरे साथ जो हुआ इसमें इन दोनों का कोई हाथ नहीं था। इन्होंने मुझे कभी हाथ तक नहीं लगाया था। यह सुनते ही राजवीर के हाथ से पिस्तौल गिर गई। उसका दिमाग फटने लगा। क्या? अगर ये नहीं थे तो तूने उस दिन गोदाम में इनके चेहरे देखकर चीखना क्यों शुरू किया? तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? लारा ने नफरत भरी नजरों से उसे देखा। राजवीर पागलों की तरह राजेश और रमन की लाशों की तरफ भागा। उसने उनके खून से सने चेहरों को अपने हाथ में लिया और उन्हें हिलाने लगा। राजेश, रमन, आंखें खोलो। मुझे माफ कर दो। मैंने क्या कर दिया? रमन उठ पाई, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। गोदाम की खामोशी राजवीर को चिढ़ा रही थी। उसने अपनी जिंदगी के सबसे वफादार दोस्तों को खुद अपने हाथों से मार दिया था। वह पश्चाताप की आग में जलने लगा। अचानक राजवीर गुस्से में खड़ा हुआ और लारा की तरफ झपटा। तू तू इनके साथ मिली हुई है। तूने मुझे धोखा दिया। तू मेरी सगी बहन होकर मेरे दुश्मनों के साथ मिल गई। अर्जुन आगे आया और राजवीर का रास्ता रोक लिया। रुको राजवीर, लारा ने तुम्हें धोखा नहीं दिया। तुमने खुद को धोखा दिया है। तुमने अपनी पूरी जिंदगी गुनाह की बुनियाद पर खड़ी की थी और आज उसी बुनियाद ने तुम्हें कुचल दिया। वर्षा ने कांपती आवाज में कहा। आज तुम्हारा इंसाफ पूरा हुआ राजवीर। तुमने जो दर्द दूसरों को दिया, आज वही दर्द तुम्हारी रूह को चीर रहा है। राजवीर चारों तरफ देखने लगा। उसके सामने उसके अपनों की लाशें थीं। उसकी बहन उसे नफरत से देख रही थी और उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसकी बर्बादी पर शांत खड़ा था। पंकज धीरे से अर्जुन के पीछे जाकर खड़ा हो गया। राजवीर को अब समझ आया कि वह शुरू से ही एक जाल में था। वह अकेला रह गया था, पूरी तरह अकेला। राजवीर, जो अब तक एक घायल भेड़िए की तरह फुफकार रहा था, पूरी ताकत से अर्जुन पर झपटा। दोनों के बीच भयानक हाथापाई हुई, मुंह से लाते और नफरत। हवा में सिर्फ टकराने की आवाजें आ रही थी। दोनों ही खून से लथपथ थे, सांसें उखड़ने लगी थी। अंत में राजवीर की हिम्मत जवाब दे गई। वह लड़खड़ाते हुए पीछे हटा और एक धूल भरे पिलर के सहारे जमीन पर बैठ गया। उसके चेहरे पर धूल, खून और पसीने की परत जमी थी। तभी लारा की आवाज गूंजी, जो अब खामोशी को चीर रही थी। बस कीजिए भैया, अब और कितना गिरेंगे आप? इन सबसे आपको क्या मिलेगा? लारा की आंखों में अब आंसू नहीं, एक भयानक सच्चाई थी। भैया, मुझे याद भी नहीं कि उस दिन मेरे साथ किसने क्या किया था। उन दरिंदों के चेहरे मेरे दिमाग से मिट चुके हैं। और उस दिन जो आशीष मुझे बचाने आया था, उसे भी उन लोगों ने मार दिया था। वो लड़का तो मर गया, लेकिन आज उसने पंकज की तरफ इशारा किया। इस पंकज ने मेरी मदद की। भले ही मैं अपने असली गुनाहगारों को सजा नहीं दे पाई, लेकिन आज राजेश और रमन को मरते देख मुझे लगा कि मेरे गुनाहगार मर गए। लारा एक कदम आगे बढ़ी। पर भैया, आप भी उतने ही गुनाहगार हैं। इस वर्षा ने आपका क्या बिगाड़ा था? जब आप तीनों ने इसके साथ जाती की, अब ये मां बनने वाली थी। वह तड़प रही थी, पर आपने रहम नहीं किया। वह तो खुशकिस्मत थी कि उसे अर्जुन जैसा प्यार करने वाला साथी मिला, जो ढाल बनकर खड़ा रहा। पर मेरा क्या? मेरे पास कौन था? और वो लड़कियां जिनकी जिंदगी राजेश और रमन ने बर्बाद की, जो खुदकुशी कर गईं, उनके साथ कौन खड़ा था? लारा की आवाज कांप उठी। मैं सालों तक उस मेंटल हॉस्पिटल की काल कोठरी में सड़ती रही, और जब मेरी याददाश्त लौटी और मैंने आपके बारे में जाना, तो मुझे लगा कि मैं ठीक ही क्यों हुई। क्यों मुझे ये सब देखना पड़ रहा है? किसके लिए किया आपने ये सब? अगर आप कहेंगे कि मेरे लिए, तो सुनिए, मुझे नहीं चाहिए ऐसा खून से सना पैसा और उससे मिलने वाली झूठी खुशी। लारा की हर बात राजवीर के सीने में खंजर की तरह उतर रही थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने जिस महल को लारा के लिए बनाया था, उसकी नींव में हजारों मासूमों की आहें थी। राजवीर फूट फूट कर रोने लगा। वह घिसटते हुए लारा के पैरों के पास आया। तूने सही कहा लारा, मेरी ही गलती थी। मेरी वजह से तूने नर्क झेला। मुझे इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। मार दे मुझे लारा, अपना बदला पूरा कर। उसने पागलों की तरह जमीन पर हाथ मारा और उसे वही पिस्तौल मिल गई। उसने बंदूक लारा के हाथ में थमा दी। मारो, गोली चलाओ। पर लारा के हाथ कांप रहे थे। वह अपने ही भाई का खून नहीं कर सकती थी।
राजवीर ने झटके से बंदूक उठाई और वर्षा की तरफ बढ़ा। उसने वर्षा का हाथ पकड़कर बंदूक की नली अपने सीने पर रख दी। मार दो वर्षा, आज सब यहीं खत्म कर दो। मैं हार गया हूँ, मैं अपनी बहन के सामने हार गया, अपने उन दोस्तों के सामने हार गया जिन्हें मैंने खुद मारा। अब मुझे और नहीं जीना। वर्षा का शरीर कांप रहा था, वह चाह कर भी ट्रिगर नहीं दबा पा रही थी। राजवीर ने उसकी आंखों में आंखें डालकर अपनी आवाज को अचानक जहरीला बना लिया। अगर मैं यहाँ से जिंदा बच गया वर्षा, तो कसम खाता हूँ मैं फिर से लौटूंगा। मैं सबको मार दूंगा, तेरी जिंदगी फिर से नरक बना दूंगा। वर्षा फिर भी चुप रही। राजवीर ने अपना आखिरी दांव खेला। मैं तेरी बेटी को भी नहीं छोड़ूंगा, उसे मार डालूंगा। ये सुनते ही वर्षा के अंदर की मां जाग उठी। नफरत और सुरक्षा की भावना ने डर को कुचल दिया। धाएं, गोदाम की दीवारों से टकराती हुई आवाज गूंजी। राजवीर के सीने से खून का फव्वारा छूटा। वह पीछे की ओर गिरा, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी सुकून भरी मुस्कान थी। उसने अपनी बहन को आखिरी बार देखा। लारा ने चीखते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं और पंकज को कसकर पकड़ लिया। राजवीर की आंखें खुली रह गईं, पर उसकी रूह आजाद हो चुकी थी। अर्जुन आगे बढ़ा और कांपती हुई वर्षा को अपनी बाहों में ले लिया। गोदाम में अब सिर्फ सन्नाटा था, एक ऐसा सन्नाटा जो हजारों गुनाहों के दफन होने के बाद आता है। आर की कहानी खत्म हो चुकी थी। राख के ढेर पर खड़ा अर्जुन जानता था कि जीत तो उसकी हुई है, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। राजवीर का अंत उसके अपने प्रायश्चित की वजह से हुआ। वर्षा ने उसे नहीं बल्कि अपनी बेटी के भविष्य के लिए उस दरिंदे के साय को मारा। आर राजेश, रमन और राजवीर का अंत किसी खौफनाक बुरे सपने की तरह हुआ, लेकिन उनके अंत ने कई जिंदगियों को उस काले साय से आजाद कर दिया जो बरसों से उन पर मंडरा रहा था। अर्जुन ने अपनी सूझबूझ और कानूनी दांव पेच से सारा मामला संभाल लिया। राजवीर की मौत और उसके काले कारनामों के सबूतों ने पुलिस की फाइलों को हमेशा के लिए बंद कर दिया। अर्जुन अब केवल बदला लेने वाला एक इंसान नहीं था, बल्कि एक सफल बिजनेस टाइकून बन चुका था। उसने अपनी छोटी सी इलेक्ट्रिकल फैक्ट्री को अब अपनी मेहनत और लगन से एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया। कपूर इंडस्ट्रीज के साथ साथ उसने अपने ब्रांड को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। आकृति भी बिजनेस में सक्रिय थी, लेकिन अर्जुन एक मजबूत ढाल की तरह हर कदम पर उसके साथ खड़ा था। वक्त बीतता गया, लेकिन घाव इतने गहरे थे कि उन्हें भरने में समय लगना ही था। वर्षा उस हादसे की मानसिक सदमे से बाहर तो आ गई थी, लेकिन वह आज भी अपनी पुरानी सहजता में नहीं लौट पाई थी। अर्जुन ने उसे कभी मजबूर नहीं किया। उसने वर्षा को वह स्पेस और सम्मान दिया जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। वह जानता था कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि साथ चलने और मरहम बनने का नाम है। दूसरी तरफ पंकज की कहानी ने एक अलग मोड़ लिया। पंकज, जिसने बचपन से वर्षा को चाहा था, उसका प्यार निस्वार्थ था। वर्षा के अतीत को जानने के बाद भी वह उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता था, लेकिन उसने देख लिया था कि वर्षा के दिल में अर्जुन के सिवा किसी और के लिए कोई जगह नहीं है। और अर्जुन का वर्षा के प्रति समर्पण देखकर पंकज ने चुपचाप अपने कदम पीछे हटा लिए। कहते हैं ना कि किस्मत एक रास्ता बंद करती है तो दूसरा खोल देती है। पंकज की जिंदगी में लारा आई। लारा, जिसने वर्षा की तरह ही बेहिसाब दर्द सहा था, अब पंकज की सादगी और उसकी देखभाल में सुकून ढूंढने लगी। उन दोनों के घाव एक जैसे थे, इसलिए वे एक दूसरे को बिना कहे समझने लगे। पंकज के पिता विनोद जी, जो एक पूर्व सैन्य अधिकारी थे, उन्हें इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं था। उनके लिए इंसान की नीयत मायने रखती थी, उसका अतीत नहीं। पंकज खुद भी मिलिट्री में रह चुका था और उसकी रगों में वही अनुशासन और वफादारी थी। वे सभी एक परिवार की तरह साथ आए, एक ऐसा परिवार जिसने अन्याय को सहा नहीं, बल्कि उससे लड़कर उसे हराया। पंकज, विनोद जी और अर्जुन ने मिलकर यह सुनिश्चित किया कि भविष्य में कभी कोई राजवीर पैदा न हो। वे वर्षा और अर्जुन के साथ हर कदम पर खड़े रहे। बान्या की हंसी अब उस घर की दीवारों में फिर से गूंजने लगी थी। अंधेरा छट चुका था और सूरज की पहली किरणें एक नए कल का वादा कर रही थी। प्रतिशोध की आग अब बुझ चुकी थी और उसकी राख से भरोसे और न्याय का एक नया संसार जन्म ले चुका था। अर्जुन की तरक्की के साथ दुश्मनों की भीड़ भी बढ़ गई थी। एक दोपहर जब अर्जुन ऑफिस में था और घर के बाकी सदस्य बाहर थे, कुछ भाड़े के गुंडे दीवार फांदकर अंदर घुस आए। वे अर्जुन के बिजनेस प्रतिद्वंदियों के भेजे हुए मोहरे थे। वर्षा ने जब उन्हें देखा तो वह डरी नहीं,
उसने मुकाबला किया, लेकिन वे संख्या में ज़्यादा और ताकतवर थे। जब वर्षा को लगा कि वह गिर रही है, तो उसने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में चमक और आवाज में अधिकार था। उसने पूरी ताकत से आवाज लगाई, टाइगर। अगले ही पल हॉल में एक विशाल और फुर्तीला कुत्ता टाइगर दाखिल हुआ। उसे देखते ही गुंडे जोर से हंसे। हमें लगा कोई असली टाइगर आएगा, यह तो मामूली कुत्ता है। शुरुआत में जब अर्जुन ने वर्षा को कुत्तों की ट्रेनिंग के लिए मजबूर किया था, तब वर्षा को लगा था कि अर्जुन उससे नफरत करता है। उसे लगता था कि वह उसे नीचा दिखाने के लिए उसे जानवरों के साथ रहने को कह रहा है। लेकिन अर्जुन का मकसद कुछ और था। वह जानता था कि राजवीर जैसे दरिंदों से लड़ने के लिए वर्षा को अपना डर मारना होगा। वह चाहता था कि वर्षा कमांड देना सीखे, वह आवाज उठाना सीखे और सबसे बढ़कर वह अपना रक्षक खुद बने। लेकिन जैसे ही टाइगर ने एक भयानक दहाड़ जैसी गुर्राहट की, उनकी हंसी गायब हो गई। टाइगर के पीछे 3 और खूंखार कुत्ते, जर्मन शेफर्ड और रोटवाइलर, बिजली की गति से अंदर आए। ये वही कुत्ते थे जिन्हें वर्षा ने अर्जुन की देखरेख में खुद ट्रेन किया था। गुंडों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। कुत्तों के हमले और वर्षा की साहसी चालों ने उन्हें दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया। वर्षा आज पूरी तरह सुरक्षित थी और उसके रक्षक उसके सामने पूंछ हिला रहे थे। उसे अब समझ आया कि अर्जुन ने उसे ट्रेनिंग के दौरान सिट, स्टे और अटैक के कमांड क्यों रटाए थे। अर्जुन ने उसे दुनिया की सबसे मजबूत औरत बना दिया था। शाम हुई, अर्जुन ऑफिस से लौटा। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी, क्योंकि उसने सीसीटीवी पर वह सब देखा था जो वर्षा ने दोपहर में किया था। घर आज कुछ अलग था। बान्या अपने नाना नानी के घर गई थी। पूरा घर मोमबत्तियों की हल्की रोशनी में नहाया हुआ था। वर्षा एक गहरे लाल रंग की साड़ी में सजी हुई थी। उसके चेहरे पर अब डर का कोई साया नहीं था। अर्जुन को देखते ही वह मुस्कुराई और उसके करीब आई। उसने धीरे से अर्जुन की टाई की गांठ ढीली की और उसकी आंखों में झांका। वर्षा, आज समझ आया कि तुमने मुझे उन कुत्तों के साथ क्यों घंटों बिताने पर मजबूर किया था। तुम मुझे सजा नहीं दे रहे थे, तुम मुझे तैयार कर रहे थे। अर्जुन हल्के से मुस्कुराते हुए, नफरत का नाटक करना मुश्किल था वर्षा, लेकिन मैं तुम्हें कमजोर नहीं देख सकता था। मैं चाहता था कि अगर मैं कभी साथ ना रहूं, तो भी मेरा साया इन बेजुबानों के रूप में तुम्हारी रक्षा करे। वर्षा भावुक होकर, तुमने मेरा डर छीन लिया अर्जुन, और मुझे मेरा वजूद दे दिया। आज मैं जो भी हूँ, तुम्हारी वजह से हूँ। कमरे में मधुर संगीत गूंजने लगा। अर्जुन ने वर्षा का हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब खींच लिया। वर्षा का सिर अर्जुन के मजबूत कंधों पर था। वर्षा, क्या हम अब एक नई शुरुआत कर सकते हैं, बिना किसी बदले के, बिना किसी नफरत के? अर्जुन, बदला पूरा हुआ वर्षा, अब सिर्फ प्यार की बारी है। मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में दोनों एक दूसरे में खो गए। बाहर बगीचे में टाइगर और उसके साथी पहरा दे रहे थे। यह सिर्फ एक दुश्मनी का अंत नहीं था, बल्कि एक ऐसी प्रेम कहानी का उदय था जो आग में तपकर कुंदन बनी थी। आज वर्षा आजाद थी, अपने अतीत से, अपने डर से और राजवीर के हर उस जख्म से जिसे अर्जुन ने अपने प्यार से भर दिया था। अर्जुन और वर्षा की यह दास्तान गवाह है कि जब दो रूहें एक दूसरे के लिए बनी होती हैं, तो कायनात का कोई भी तूफान उन्हें हमेशा के लिए जुदा नहीं कर सकता। राजेश, रमन और राजवीर ने उनके सपनों का घर तोड़ा जरूर था, लेकिन वे उनकी उम्मीदों की नींव नहीं हिला पाए। सालों का अलगाव, नफरत का झूठा नकाब और अपनों को खोने का दर्द, इन सब ने अर्जुन और वर्षा को तोड़ा नहीं, बल्कि और भी फौलादी बना दिया। अर्जुन ने जहाँ वर्षा के सम्मान के लिए खुद को एक कठोर रक्षक में बदल दिया, वहीं वर्षा ने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाकर दुनिया को दिखा दिया कि एक औरत जब ठान ले, तो वह चंडी का रूप धरकर असुरों का संहार भी कर सकती है। आज जब वे दोनों उस छत के नीचे खड़े थे, जहाँ कभी सिर्फ साजिशों का धुआं था, वहां अब केवल प्यार की खुशबू थी। अर्जुन ने वर्षा के माथे को चूमा और धीरे से कहा, सफर लंबा था वर्षा, पर मंजिल सिर्फ तुम थी। वर्षा की आंखों में चमक थी और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जो हर जख्म के भर जाने का सबूत थी। उसने अर्जुन का हाथ थाम कर खिड़की के बाहर देखा, जहाँ उगता हुआ सूरज एक नए और पवित्र सवेरे का ऐलान कर रहा था। प्यार सिर्फ कोमल एहसास नहीं, बल्कि वह सबसे बड़ी शक्ति है जो नफरत की आग को भी शीतल कर सकती है। अन्याय कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, सत्य और प्रेम की ढाल उसे एक ना एक दिन धूल चटा ही देती है। एक औरत की असली ताकत उसकी सहनशीलता में नहीं, बल्कि सही वक्त पर अपने हक के लिए उठ खड़े होने में है। राजवीर का अंत हो चुका था। आरआरआर का काला अध्याय बंद हो चुका था।
अब जो बचा था वह था अर्जुन का त्याग और वर्षा का नया वजूद। प्यार की इस जंग में वे गिरे, चोट खाई, हारे भी, पर अंततः वे जीत गए, क्योंकि उनकी नफरत तो महज एक छलावा थी, पर उनका प्यार ही एकमात्र शाश्वत सत्य था। अंधेरे से शुरू हुआ यह सफर अब उजाले की बाहों में था। नफरत की कड़वाहट अब गुजर चुकी थी और सामने फैला था प्यार का अनंत आसमान। दी एंड।